अब मैं आप लोग को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में बोलने जा रहा हूँ। कई वर्षों से मेरी इच्छा तमन्ना थी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की, पर मन की इच्छा मन में रह गई। समय बीतता गया, अंत में वो समय आ गया। अपने साले अशोक बाबू से यात्रा करने की इच्छा जताई। उसने पूर्ण सहयोग नहीं किया, पर कहा मैं कोशिश करूंगा। यह कहकर मैं अपनी छोटी बहन शशि के ससुराल बरेली कुछ दिन के लिए चला गया। इसी बीच में अशोक जी का फोन आया, आज से चौथे दिन आपकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा होने को है। मैं श्यामलाल अग्रवाल को रुपया दे के आ गया हूँ। मैं बहुत खुश हुआ, पर समय कम था। बरेली से दूसरे दिन ट्रेन पकड़ के कलकत्ता आ गया। मैं अपने अनुभव से जरूर की सामान का इंतजाम किया, बाकी रुपया श्यामलाल को दे दिया। पूरी जानकारी नहीं थी रास्ते में किस प्रकार की परेशानी होगी, बस लगन थी। यात्रा करने के लिए निकल पड़े। हम लोग 30 यात्री थे, किसी से भी कोई चीज का परिचय नहीं था। सभी यात्री 21/8/2000 प्लेन के द्वारा काठमांडू पहुंच गए। हम लोग का टूर ऑपरेटर का नाम श्री श्रेष्ठा एवं मार्गदर्शन कराने वाला PK प्रधान। 3 लोग थे, तिब्बत एवं चीन के भाषा जानने वाले गाइड एवं प्रधान साथ में हुआ। वैसे ये यात्रा भारत के 3 जगह से होती है। पिथौरागढ़ से होती है, काली घाटी होकर घोड़ा पैदल के द्वारा होती है। दूसरी यात्रा लद्दाख से भी होती है, पेंगर झील के द्वारा। इसमें समय कम लगता है। तीसरी यात्रा सिक्किम नोगरा पास से होती है। हम लोग काठमांडू से ये यात्रा की है। दूसरे दिन पशुपतिनाथ महादेव का दर्शन किया गया। वहाँ अभिषेक पूजा पाठ सामूहिक हुआ, पर यह सभी यात्रियों को परिचय हुआ। अच्छे होटल में रुकाया गया, यहाँ मीटिंग हुई, सभी बात की जानकारी मिली। 1500 से किलोमीटर यात्रा है, पर डे 200 किलोमीटर यात्रा करना है गाड़ी के द्वारा, और 14,000 से 16,000 फीट पर चलना होगा। 6 दिन जाने में, 6 दिन आने में, 3 दिन परिक्रमा के लिए वहाँ रुकना पड़ेगा। इस प्रकार 15 दिन का प्रोग्राम था। मुझे ये पहले जानकारी होती तो यात्रा नहीं करता। मन में कमजोरी आ गई। सोचा वापस कलकत्ता रवाना हो जाऊं, पर भगवान को यह मंजूर नहीं था। हिम्मत जुटाया, किसी को कुछ भी नहीं कहा। सुबह शाम शंकर भगवान की आरती होती थी। जितना दिन यात्रा में हम लोग थे, गाइड ने पहले ही कह दिया किसी भी तिब्बत की सहानुभूति नहीं दिखाना, कुछ सामान उन्हें नहीं देना। 3 ट्रक साथ में थे, एक में खाना का सामान, साथ में सभी यात्रियों का सामान रखा गया। दूसरे में पानी एवं पेट्रोल था। तीसरे में 6 सांबा यानी लोकल लोग, ये एक ट्रक में खाना पीना सामान में जरूरत चीजों को रखा, जैसे गद्दा, टेंट हाउस एवं रखा गया। जीप में 4 सवारी बैठते थे, 3 पीछे 1 आगे बैठेगा। मैं पढ़ाई कर हमेशा ड्राइवर के बगल में बैठता था, और एक बैग में, छोटा सा बैग में सभी सामान रखे रहते थे, जैसे हाथ का मोजा, पाँव का मोजा, ग्लव, मफलर, हनुमान टोपी और खाने के सामान रखा रहता था। मैं अकेला ही यात्रा कर रहा था। मेरे साथी लोग में सब अपने परिवार और पत्नी के साथ यात्रा करता था। मेरे रूम के पार्टनर पवन जी, उनकी पत्नी, उनकी माता जी सहयोगी थे। वो हर समय हमारी देखभाल करते थे। जगह पर रहना, खाना साथ में किए। अंत तक यात्रा के पहले दोनों समय खाना एवं जलपान काफी बढ़िया अच्छा मिला। कलकत्ता से मैं भी कुछ सामान लेके गया था। नाश्ता ले गया था, जैसे बिस्कुट, स्वादी, भुजिया, मूढ़ी, खोए की बर्फी, बादाम की बर्फी, आम पापड़ा, चॉकलेट, कैडबरी, ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉन आदि ले गया था। बाद में गोयनका एवं प्रेम गुप्ता से परिचय हुआ। श्यामलाल इस टूर के प्रधान कैप्टन थे। आज के समय गुप्ता, प्रेम एवं श्यामलाल नहीं रहे। इनकी याद बनी रहती है। बहुत सावधानी से इन्होंने यात्रा करवाई थी। 23/8/2000 में नाश्ता करके सुबह 7 बजे रवाना हुए हम लोग मानसरोवर कैलाश की यात्रा के लिए। अपने अपने बैग में जरूरत का सामान लेके मैं ड्राइवर के बगल में बैठ गया। काठमांडू से छोड़ते हुए कैलाश की ओर यात्रा शुरू हुआ। प्रथम हम लोग नेपाल व तिब्बत का चेक पोस्ट पर पहुंचे। वहां पर ये तो सही मामले में अब चीन के अधीन हो गया, ये चीन का चेक पोस्ट हो गया।
क्योंकि अब तिब्बत को चीन अपने अधीन कर लिया। यहाँ एक पुल पड़ता है, सभी यात्री इस पुल में पैदल पार किया। ये पुल नेपाल चीन की सीमा है, इस पार नेपाल उस पार चीन। प्रवेश किया गया। चेक पोस्ट में सब कार्रवाई होने के 50-15 मिनट पैदल चलकर हम लोग सुरक्षित सीट गाड़ी में बैठ गए। ये कोडारी चेक पोस्ट था। हम लोग जम्मू पार करने के लिए तकलीफ आई। यहाँ गाड़ियों का जमाव था। रास्ता क्लियर न होने पर समय लगा। हम लोग यहीं पर दोपहर का खाना खाए। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता खराब था, कहीं कीचड़, कहीं दलदल, कहीं पथरीला, कहीं पहाड़ी के झरने जोश में ऊपर से गिर कर बह रहे थे। कहीं कहीं रास्ता में बर्फ पड़ रही थी, पानी बरस रहा था, नारे भर गए थे, नदी पार करना पड़ा, पानी गाड़ी के अंदर आ जाया करता था। हम लोग सभी थक गए। गाड़ी में हिचकुलोने खाते हुए 8 बजे लीलाम्बू पहुंचे। करीब 180 किलोमीटर की हम लोग ने यात्रा किया। ठंड काफी बढ़ गई थी। 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचे। सभी अपने अपने होटल के कमरे में आराम कर रहे थे। टमाटो सूप पिए, साथ में रात का खाना खाया गया। दूसरे दिन सुबह उठे तब मधुर बांसुरी इस विदेश स्थान में कष्टकारी वातावरण कुछ हद तक मन को सुकून दिया। सुबह का समय था, शीतल शीतल मन हवा झोंका, शरीर में ऊर्जा आ गई। सूर्य भगवान खिला हुआ था, आकाश साफ था। यहाँ होटल का नाम लंगाम था। ये क्षेत्र पूरा ही तिब्बत क्षेत्र में है। यहाँ तिब्बती लोग लंबे चौड़े गरीब अवस्था में अपना जीवन गुजारा करते थे। इन लोग मेहनती, इनकी नाक चिपटी, लंबे लंबे बाल, कपड़े गंदे, कई दिनों से ये नहाए नहीं हुए थे। यहाँ पानी का काफी अभाव। चोरी चुपके हम लोग ने इनके बच्चों को कॉपी, पेंसिल, बिस्कुट वितरण किया। छोटी छोटी कुछ दुकान यहाँ पर देखने को मिली और दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बंजर भूमि थी, वही कंकड़ पत्थर रास्ता में देखा गया। धीरे धीरे गाड़ी चलती, बीच बीच में गाड़ी बढ़ा देता स्पीड, तो हकलोगले खाते हुए चलना पड़ता। बदन में दस्त रहते हुए सभी भूल जाते जब हिमालय की ऊपर चोटियों को पार करते। दूर दूर बर्फ ही नजर आती। दूसरे दिन दोपहर में भोजन हुआ पिंगलुला झील में। ये झील छोटी सी झील थी, ज्यादा बड़ी झील नहीं थी। ऊंचे ऊंचे इसके चारों तरफ पहाड़। इस झील का नाम नीला पानी। बालू से ऊंचे ऊंचे टीले, पीछे सनबर्न पर्वतशिला और कहीं हिमगिरी। ये झील 12,000 फुट की ऊंचाई पर घाटी में हिलोरे लेती हुई सूर्य अपनी चरम सीमा में था। लोंगला बाईपास गुजरना पड़ा। इस जगह की ऊंचाई 17,000 फीट थी। यहाँ पर बौद्ध धर्म का एक स्तूप है। यहाँ पर सब पूजा पाठ करते हैं। तिब्बती लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ पर पहली बार याक पशु को देखने को मिला, लंबे लंबे बाल वाले। इस पर बैठकर यात्रा होती है। यहाँ घोड़ा का अभाव है। सुबह 8 बजे करीब बर्फ नदी के किनारे पहुंचे। इस नदी को पार करना बहुत ही रोचक है। 2 लंबी लंबी नाव पर लकड़ी के 2 चौड़े पाटे रखे होते हैं। नदी के दोनों तट पर लंबे लोहे के स्तंभ है। इन लोहे को मजबूत से रस्सी एक सिरे से दूसरे सिरे नदी के ऊपर से बांधते हैं। नाव इसी से जोड़ा जाता है। दोनों तटों पर हैंडल लकड़ियों के द्वारा इस रस्से को खींचते हैं एवं घुमाते हैं। इस प्रकरण के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पार करते हैं। भेड़, बकरी, गधे, घोड़े, गाड़ियां सभी इन्हीं नाव पर पार होती है। पहले हम सब यात्रियों पार हुए, बाद में ट्रक गाड़ी पार हुई। यहीं पर टेंट गाड़ा गया। रात यहीं तंबू में बिताया गया। सभी को फन, गद्दा, तकिया दिया गया। सल्पाओं के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पड़ाव में खोलना बांधना इन्हीं का काम रहता था। एक खेमा रसोई घर का होता था, एक खेमा भोजनालय का होता था, काम करने के लिए लगाया जाता था। दूर एक छोटा सा तंबू शौचागार के लिए होता था। ये डेरी की ऊंचाई 12,000 फीट पर। तापमान यहाँ पर -5 से 7 डिग्री रहता था। यहाँ से सांगा एक छोटा तिब्बती शहर काफी समीप था। सुबह का नाश्ता, चाय, टमाटर सूप अपना सभी लोग नाश्ते टेबल में सजा दिया करते थे।
खा पी कर आगे यात्रा चल पड़े। कुछ पहाड़ी जानवर देखने को मिले, खरगोश, गोलबिया, तरह की छिपकलियां बालू में भागती हुई दिखा गया। कुत्ते लंबे चौड़े देखने को मिले, कौवा भी लंबे मोटे एकदम काले। इस प्रकार मैं पहली बार देखा। शहर में कुत्ते कौवे छोटे देखने को मिलते हैं। आज गाड़ियां का किस पथ पर चल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। न उचित सड़कें, न ही कोई पथदर्शन चिन्ह, केवल ड्राइवर की पैनी दृष्टि उस और इस विभिन्न पथरीले मार्ग पर गाड़ियां चलाने का उनका अभ्यास और अनुभव के कारण हम लोग गंतव्य स्थान में पहुंच सके। आज गुल्ला पास से गुजरना पड़ा। यहाँ बहुत स्तूपों का नमन किया गया। यह स्थान दरोगा 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। आज रात परंग नदी के किनारे पड़ाव डाला गया। यहाँ -5 से 7 डिग्री चल रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ते रास्ते में वैसे ही उबड़ खाबड़ हम सभी हिचलोकड़े खाते हुए पत्थर, रेत के टीलों, पानी की नहरों गाड़ी को पार करते हुए आगे बढ़े। हवा काफी तेज ठंडी होती। शरीर का कोई अंग खुला रहता तो मानो सुई के समान चुभता। जब खिड़की खोलते यदि छाया होती तो ऐसा होता। यदि धूप में गाड़ी चलती तो गर्मी इतनी काफी लगती, कपड़े उतारने का मन होता। ड्राइवर कहता मत कपड़े उतारे, छाया में ठंडा और धूप में गर्मी लगती है। यहाँ के यही खेल होता रहता है। थोड़ी देर के बाद मनफुल्लंगा पास किया गया। यहाँ 16,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग थे। प्रत्येक दिन 15 से 17,000 फीट पर चढ़ना एवं उतरना, कहीं कहीं तो 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी चढ़ना पड़ता। चारों तरफ हिमालय की चोटियों के बराबर दिखती। पेशाब होने पर पैंट के चेन नहीं खोलने पाते थे। खोलने पर ऐसी बेचैनी होती थी पेशाब की, और जब पेशाब होता तो एकदम हल्दी पीला रंग एकदम होता था। कई यात्री को तो खून भी निकलना पड़ा। ठंड के इतने होने के कारण ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 5 दिन बीतने के बाद मेरा खाने में रुचि नहीं होता था। कुछ घबराहट हो रही थी। आज का रूम पार्टनर दूसरा मिला, शर्मा, उसकी उम्र 35 साल की थी। उसको काफी हालत खराब हो रही थी। वो बहका बहका कह रहा था। मैं गाइड को एक टूर ऑपरेटर को जगाया। वो आए। विचार बना मुझे और शर्मा को वापस रवाना किया जाएगा। पूरी तैयारी हो चुकी थी। मुझे भी रवाना होने के लिए कहा गया। मैंने साफ मना कर दिया, मैं वापस रवाना होकर नहीं जाऊंगा। बाद में पता लगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे उसने दम तोड़ दिया। वहीं पर उसका क्रियाक्रम किया। अब हम लोग मानसरोवर पहुंच गए। रास्ते में कैलाश शिखर देखा गया। मानो कमल की कली के बीच में पिंड जो होता है उस समान दिख रहा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां, उसमें कैलाश पर्वत का शिखर चमक रहा था। कहीं पहाड़ों पर गणेश की मूर्ति हम लोग देखे, कहीं पर ओम लिखा हुआ हम लोग देखा। चारों तरफ पहाड़ों का बीच में कैलाश बर्फ से गगन चूम रहा था। सभी कष्ट दूर हो गए। उसको देखकर रास्ते में कुछ लामा भाई जमीन में लेट लेट कर दंडवत करते हुए यात्रा पूरी कर रहे थे। कितने महीने लगेंगे, उनकी हिम्मत और उनका दृढ़ विश्वास का परिचय देखने को मिला। मेरे क्या, पढ़ाई कर सभी लोग की हालत खराब थी। पड़ाव झील के किनारे लगाया गया। सुबह सभी यात्री अपने पूजा का सामान अपना सामान निकाले। मैं भी अपना पूजा का सामान निकाला, जैसे धोती है, कमीज है, पूजा का बेलपत्र है, पीपल का पत्थर है और चीज हमने भी निकाली। यहाँ पर पार्वती जी, गणेश जी और लिंग की प्रतिमा बना के यहाँ पर हम लोग ने वो अभिषेक किया। मेरे आंख बंद हो गई। मुझ में सोच में रहा था, तभी आंखों के सामने साधु संत, राजा महाराजा, देवता उतर रहे हैं। अपने अपने वाहन के द्वारा स्नान करके वापस जा रहे हैं। ये आंख खुली तो सभी अदृश्य हो गए। ये मानसरोवर झील की 90 किलोमीटर की चारों तरफ फैला हुआ है। चोटी पर बर्फ की बर्फ। रात में यहाँ पर खुली चांद का नजारा का दर्शन हुआ। पहाड़ के शिखर पर चांद एवं कैलाश कितने हिलोले ले रहा था, मैं देख के दंग हो गया। ये 7 रंग में चमक रहा था, जैसे इंद्रधनुष चमकता है उसी प्रकार ये झील चमक रही थी।
और ऐसा महसूस हो रहा था बाबा शंकर और पार्वती यहाँ रमन कर रहे हैं। शंकर भगवान का शरीर कपूर के समान एकदम सफेद, पार्वती का रंग नीलमणि झील के समान ऐसा प्रतीत हो रहा था, दोनों रमन कर रहे हैं। मानसरोवर झील के पास एक राक्षस झील है, यहाँ पर रावण ने नहाया था, इसका पानी का कलर काला हो गया और हरा भी हो गया। अब ये समझिए आप, एक तरफ काला पानी का झील और एक तरफ चमचमाता हुआ 7 रंगों वाला झील, ये प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। पार्वती सिंह की पूजा यही होती है। यहाँ कोई मंदिर नहीं है, कोई वो नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यहाँ पर यह मान लिया जाता है कि हम लोग कैलाश पर्वत का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर के होटल में हम लोग को रुकवाया गया। रात को आंख खुली पेशाब करने के बहाने निकला मैं बाहर। आकाश में नजर पड़ी, चारों तरफ बड़े बड़े तारे आकाश में चमक रहे थे। बीचों बीच थाल के समान चांद पूरा खिला हुआ था। मैं अपने रूम पार्टनर को जगाया, वो बाहर आया। ये दृश्य देख के सभी पूरे नहीं समाये, वो देर में सभी आ गए। रात कब बीती पता नहीं चला। कुल में 4 यात्री कैलाश की परिक्रमा करने निकले, बाकी सभी यात्री इन 3 जगह 3 दिन यहीं रुके। मुझे खाने की रुचि नहीं हो रही थी, मेरे मुंह में लाल नहीं बन रहा पा रहा था, मनोबल कमजोर हो रहा था। परिवार का कोई व्यक्ति नहीं होने के कारण मैंने ये सबसे बड़ी भूल किया। प्राकृतिक नजारा देखने पर सब कुछ भूल जाता था। रास्ते में कुछ जगह ऐसा भी आया, गाड़ी में जब हम लोग चल रहे हैं तब ऐसा महसूस होता है घोड़े दौड़ रहे हैं, तलवार की आवाज जोरों से कट कट हो रही है, आदमियों की चीख सुनाई पड़ रही है। मैंने ड्राइवर से पूछा ऐसा हो रहा है? उसने कहा ऐसा होता है, इस जगह में कुछ स्थानों पर ऐसा होता रहता है। हमारे राजा कर्ण के कारण महाभारत की लड़ाई में जितने भी लोग मरे थे सबका शरीर यहीं पर लाया गया, इसलिए जगह बंजर भूमि हो गई। हम तिब्बत के लोगों के लिए अभिशाप है। श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण ने ऐसा किया। वापस जब हम लोग लौट रहे थे, जगह जगह बर्फ पड़ी, बरसात हुई, झरना खूब जोर से बहने लगा, आए नाले का पानी ऊपर बहने लगा। एक रात को हम लोग इसी नदी के किनारे बिताना पड़ा। सभी अपने अपने इष्ट को याद करते हुए रात बिताए। किसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी पार करने के पहले यहाँ पानी काफी बढ़ गया था। 4 रात 4 दिन हम लोग यहीं पर रुके। सभी अपने अपने बचा हुआ सामान जो भी था बैठते थे, आपस में मिलजुल के खाते थे। मैंने भी अपना लाया हुआ सामान पवन जी को दे दिया। 4 दिन के बाद रास्ता खुला, सिर्फ यात्री ही पार होंगे। गाड़ियां ट्रक यहीं पर रुक गई। इस पार काठमांडू के पास से गाड़ी आई, 2 गाड़ियां नहीं आ पाई। इस प्रकार हम लोग एडजस्ट कर काठमांडू की ओर रवाना हुए। फिर तकलीफ आई, पहाड़ चट्टान टूटने से रास्ता बंद हो गया। हम सभी यात्री पैदल पार किए। कई किलोमीटर चलने के बाद एक बस का हम लोग का इंतजाम किया गया था। सभी उसमें बैठने ही वाले थे। मेरे भोजनालय बनाने वाला आया। उसने कहा बाबूजी आप 6 दिन से खाना नहीं खाए हैं, मैं आपके लिए खिचड़ी बना के लाया हूँ। उसने एक पोट में हमको खिचड़ी दी, इतनी स्वादिष्ट, इतना भूख लगा था, मैंने 3 पोट खा लिया। उसने कहा कि बाबूजी आप तो मेरे भी हिस्से का खाना खा लिए। मैं चलो अच्छा हुआ आप खा लिए, कई दिन से आप नहीं खाए थे, इसलिए मेरे को बहुत खुशी हुई। ये यात्रा काफी कठिन है। जिसके सांस का प्रॉब्लम हो, बीपी हाई लो हो, मनोबल कमजोर हो, हार्ट का पेशेंट बीमार व्यक्ति हो, ये यात्रा नहीं करनी चाहिए। पानी का खूब सेवन करते रहना चाहिए, लाइट खाना खाना चाहिए, फलों का जूस और फलों का भोजन करना रहना चाहिए। मेवा भी साथ में रखना चाहिए। बादाम काजू किशमिश साग सब्जी खाने की इच्छा नहीं होती है। ठंड बहुत अधिक पड़ती है, मौसम खराब होने पर आसानी की संभावना काफी बनती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। कैलाश से मैं छोटे छोटे पत्थर लाया तो हमारे ड्राइवर साहब ने कहा इस पत्थर को फेंक दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तांत्रिक पूजा होती है। तब भी हमने बचा के 1-2 पीस अपने कलकत्ता वापस लाए। इस प्रकार की कठिन यात्रा कैलाश मानसरोवर की संपन्न हुई।